जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुमत मिश्रा और आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम जीएस पेपर 3 के इंटरनेशनल रिलेशंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं द चाइना एंड जापान क्राइसिस ऑफ 2025। अगर आप एक यूपीएससी स्टूडेंट हैं तो आप अपने आंसर राइटिंग में इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं और अगर आप नॉलेज लेने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, आप दोनों का ही बहुत ही बहुत स्वागत है। नाउ लेट डू नॉट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट्स बिगिन द डिस्कशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि इस पूरे क्राइसिस का जो अभी राइज हुआ है, इसके पीछे की क्या क्रोनोलॉजी है, क्या टाइमलाइन है। 7 नवंबर को जापानीज प्राइम मिनिस्टर पीएम तकाइशी की एक स्टेटमेंट आती है ऑन द इशू ऑफ द ताइवान। अब आप जिन लोग को थोड़ी भी नॉलेज अंदाजा होगा वो ये समझ जाएंगे कि ताइवान इशू चाइना के लिए कितना ज़्यादा सेंसिटिव इशू है। चाइना ताइवान इशूज को लेकर के कितना ज़्यादा एग्रेसिव है उस इशू पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेटमेंट को समझेंगे, क्या स्टेटमेंट आई। उसके बाद 14 एंड 16 ऑफ नवंबर को चाइना की तरफ से एक रिप्लाई आया फॉर द स्टेटमेंट ऑफ द पीएम, जापानीज पीएम। एंड चाइना ने ये वार्निंग दी जापान को कि अगर आपने इंटरवेंशन करने की कोशिश करी हमारे और ताइवान के बीच में तो आपको एक क्रशिंग डिफीट हासिल होगी। बीजिंग ने साथ ही साथ एक अप्रोच करने की कोशिश करी जो डिप्लोमेसी तरीके से जापान को, और जापान को ये समझाया कि आप हमारे सेंसिटिव इशू पे मत भूलिए। हालांकि इससे कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिला। 2021 तारीख को क्या हुआ, पीआरसी जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसने जो ट्रेड कॉपरेशन है बिटवीन द चाइना एंड जापान उसको सीवियरली हिट किया। साथ ही साथ जो जापान से में फ्लाइट्स जाती हैं चाइना एंड जापान के बीच में उसको कैंसिल किया। कॉन्सर्ट्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो फिर सी फूड बैन को रीइंट्रोड्यूस करा। देन 22 नवंबर को चाइना यूएन में जाकर के जापान को वार्न करता है। एंड 2023 एंड 2024 तारीख को बीजिंग की कंटिन्यूअस वार्निंग से जापान ने भी एक्शन लिया। जापान ने क्रू अपनी मिसाइल्स को डिप्लॉय कर दिया नियर द ताइवान। हालांकि हम लोग इस पूरी टाइमलाइन, पूरी क्रोनोलॉजी को सिर्फ ब्रीफ में नहीं डिटेल में समझेंगे। और आइए इस क्रोनोलॉजी को, द ताइवान रेड लाइन, जो कि तकाची ने कहा, इट कुड बी ऑल मीन बिकम अ सर्वाइवल थ्रेटनिंग सिचुएशन इफ पीआरसी यूजेस फॉर्स इवन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ताइवान। कहने का मतलब ये है कि अगर चाइना ने ताइवान पे किसी भी तरीके का हमला करने की कोशिश करी या फिर उसके आसपास नेवल ब्लॉकेड भी लगाने की कोशिश करी, जो कि आपको दिखता है हर 2-3 महीने में चाइना ताइवान के अराउंड एग्रेसिव मैन्यूवर करता है, ताइवान को थ्रेटन करने की कोशिश करता है। उस थ्रेटन को, उस बेसिस को जापान ने अपनी स्टेटमेंट में यूज किया और ये कहा तो जापानीज मिलिट्री के पास लीगल बेसिस आ जाएगा आपके कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन करने का। इसी से ही चाइना नाराज है। इसके पीछे की लीगल सिग्निफिकेंस को समझ लीजिए, क्यों मैटर करती है। मैटर ये इसलिए करती है कि जापानीज पीएम ने एक लीगल बेसिस को हवाला दे करके जापानीज मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट की इंडिकेशन दी है इन दिस क्राइसिस। साथ ही साथ हम लोग जापान में एक बहुत ही मेजर पॉलिसी शिफ्ट होने को भी मिला। पॉलिसी शिफ्ट जापान में हुआ। जापानीज की जो आज की प्राइम मिनिस्टर है वो ब्लेटेंटली खुल करके इस चीज़ पे, ताइवान इशू पे बोलती है। हालांकि इससे पहले जापान से ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं आती थी। इस वजह से भी जापान एंड चाइना के बीच में टेंशन राइज हुई है। साथ ही साथ अगर आपको ये समझना है कि ताइवान के इशू पे जापान क्यों आ रहा है, इसको जो नहीं समझ पा रहे हैं वो ये समझे कि अगर फॉर द टाइम बिंग प्रॉक्सिमिटी इतनी क्लोज्ड है, ताइवान इज जस्ट 100 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ द जापान। सो दैट मीन्स अगर श्रीलंका में कोई भी अटैक करने की कोशिश करेगा अदर कंट्री, तो क्या इंडिया को कंसर्न नहीं होना चाहिए अपनी सिक्योरिटी को लेकर के? 110% होना चाहिए। सो बाय दैट लॉजिक जापान इज कंसर्न फॉर द इट्स ओन सिक्योरिटी ड्यू टू विच इज थ्रेटन बाय द चाइना। अब जो अलायंस अलाइनमेंट है यूएस का, वो किस तरीके से यहाँ पे कोप अप कर रहा है उसको भी हम लोग समझेंगे। चाइना रिस्पॉन्स यूएन लेटर विद हिस्टोरिकल फ्रेमिंग। चाइना यूएन में गया। चाइना ने यूएन में जा करके जापान को वार्न किया कि अगर आप हम पे इंटरवीन करोगे हमारे और चाइना जापान ताइवान के बीच में, देन हमारे पास यूएन चार्टर के अंदर राइट है कि हम लोग सेल्फ डिफेंस का यूज कर करके आप पे हमला करें। हालांकि इस पे मैं एक दो पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। जापान चाइना जिस यूएन चार्टर का हवाला और जिस इंटरनेशनल लॉ का हवाला दे रहा है जापान को, हालांकि चाइना खुद ऐसे लॉज को नहीं मानता। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीधा प्रोमिनेंट लॉ है यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी, जिसे चाइना रेट्रोस्पेक्टिवली उसको इग्नोर करता है। इनफैक्ट चाइना ने साउथ चाइना सी में 9 डैश लाइन से पूरी की पूरी साउथ चाइना सी पे अपना क्लेम स्टैब्लिश किया। उस क्लेम, हालांकि वो क्लेम इज सेल्फ वायलेटिंग द यूएन क्लॉज, बट चाइना डजंट अंडरस्टैंड। चाइना की एक, आप डबल स्टैंडर्ड्स भी कह सकते हैं। जब बात खुद के सोवरेन इंटरेस्ट पे आती है तब यूएन क्लॉज, यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ, एंड जब किसी और देश को बुली करने की बात आती है तब वो सारे यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ चाइना फाड़ के फेंक देता है। चाइनीज डिप्लोमेट की स्टेटमेंट्स आप देखिए।
जापान क्रॉस द रेड लाइन विद ताइवान रिमार्क्स ऑल कंट्रीज मस्ट प्रिवेंट द रीसर्जेंस ऑफ जापानीज मिलिट्रिज्म। चाइना कहीं ना कहीं जापान की वो इमेज रीइंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहा है जो जापान की इंपीरियल जापान की वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ करती थी। हालांकि उसके बाद जापान पूरी तरीके से 180 डिग्री बदला। हालांकि इसके पीछे के हिस्टोरिकल कॉन्फैक्ट को भी समझ लेते हैं। कायरो डिक्लेरेशन, कायरो में जापान एंड चाइना के बीच में डिक्लेरेशन साइन हुआ था। उसमें चाइना ने उस डिक्लेरेशन का हवाला देते हुए ये बोला है जापान से कि आपने ताइवान को कोई भी लीगल गवर्नमेंट का आप स्टेटस नहीं दे सकते। आप वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 2 के रेफरेंसेस भी दिए। बीजिंग बीजिंग इंक्रीजिंगली इन्वोक्स जापान फॉर टाइम एट्रोसिटीज। जो जापान ने जापानीज इंपीरियल जापान ने जो एट्रोसिटीज की थी ऑन द चाइना इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चाइना ने उनका हवाला दिया, लीगल क्लेम्स की हवाला दिया, साथ ही साथ अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करी। इस वजह से आगे हम लोग और समझेंगे। अब चाइना ने जो रिटेलिएशन दिया जापान की इस स्टेटमेंट का, उसका इकोनॉमिक रिटेलिएशन क्या आया? इकोनॉमिक रिटेलिएशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। चाइना एंड जापान के बीच में बायलैटरल ट्रेड ऑफ 277 यूएस बिलियन डॉलर्स का है। इन 277 बिलियन डॉलर्स में चाइना इज एट ट्रेड सरप्लस एंड जापान इज एट ट्रेड डेफिसिट। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20 बिलियन डॉलर्स का डिफरेंस है। जापान चाइना को 120 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करता है, वाइल चाइना जापान को 140 बिलियन डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स करता है। हालांकि इन एक्सपोर्ट्स में एज फार एज सच एज अभी कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला है। हालांकि रिटेलिएटरी मेजर्स के अंतर्गत चाइना ने जापान के ऊपर सी फूड बैन री-इंट्रोड्यूस करा है, जो कि 1.2 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट रखता है फ्रॉम द जापान। साथ ही साथ जापान इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द चाइना ऑन द रेयर अर्थ। जापान की जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स हैं, वो हाईटेकली डिपेंडेंट है, वो हेवीली डिपेंडेंट है ऑन द चाइनीज रेयर अर्थ। हालांकि कल्चरल बॉयकॉट्स भी करना चाइना ने स्टार्ट किया ऑन द ताइवान, ऑन द इशू ऑफ ताइवान। और इस पूरी चीज़ों ने जापान के लिए एक सप्लाई चेन रिस्क क्रिएट किया है। साथ ही साथ वन ऑफ द मेजर ब्लो टू द जापान, टूरिज्म बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हुआ जापान का, जिस वजह से जापानीज इकोनॉमी इम्पैक्ट करी, हिट करा। ऑलमोस्ट चाइनीज टूरिज्म 25% अकाउंट करता है टोटल जापानीज टूरिज्म का एंड 30% ऑफ स्पेंडिंग। इस वजह से जापान को एक हैवी लॉस हुआ ऑन द टूरिज्म। आगे समझेंगे, क्या ये डिस्प्यूट सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 का है, हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है? नहीं, ऐसा नहीं है। चाइना एंड जापान के बीच में प्रॉपर्ली टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स सिंकाकू डीआईयू आइलैंड्स का। जापान उन आइलैंड्स को सिंकाकू आइलैंड्स कहता है, चाइना उन आइलैंड्स को डीआईयू आइलैंड्स कहता है। हालांकि नाम बदलने की जो स्ट्रेटजी है चाइना की, ये सिर्फ जापान से नहीं, ये भारत के सामने भी चाइना ऐसी ही स्ट्रेटजी यूज करता है। कभी अरुणाचल प्रदेश को कुछ नाम दे देगा, कभी भारत के कुछ एरियाज को कुछ और नाम दे देगा। तो ये चाइना की एक बेसिक स्ट्रेटजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल नाम चेंज करो। सिंकाकू आइलैंड्स जापानीज साउथ मोस्ट आइलैंड्स हैं, और इन साउथ मोस्ट आइलैंड्स में चाइना क्लेम करता है। हालांकि ये कभी ताइवान का ये पार्ट हुआ करते थे। डिस्प्यूट का ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं। ये आइलैंड सेंकाकू आइलैंड्स जो जापान के सदर्न साइड में है, इनहैबिटेड आइलैंड्स हैं। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता, सिर्फ जापानीज मिलिट्री की प्रेजेंस है यहाँ पे। अंडर द जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन 1972, 1972 से ही जापानीज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। हालांकि ये पहले ताइवान का पार्ट हुआ करता था। चाइना ने 1970 से ही इस पे अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था। इसमें पीआरसी जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो कोस्ट गार्डशिप है, जो पीएलएनए की कोस्ट गार्डशिप है, वो हेवीली डिप्लॉयड है यहाँ पे, और अपनी जो मूवमेंट है वो बहुत ही फ्रीक्वेंटली मूवमेंट यहाँ पे पेट्रोलिंग की करती है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेक्स है। मैंने आपको जैसे कि बताया, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक क्लेम्स है वो ओवरलैपिंग है। हालांकि मैंने बताया कि चाइना की जो 9 डैश लाइन है, जिसमें वो पूरी की पूरी साउथ चाइना सी को क्लेम करता है, वो जापानीज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को क्लैश करती है। कैन यू इमेजिन? एनर्जी एनर्जी जो है, ये माना जाता है कि जो साउथ चाइना सी की जो एरिया है, वो हेविली रिच इन रिसोर्सेज है। इस वजह से जो एनर्जी डिपेंडेंस है, वहाँ पे गैस फील्ड्स एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट्स मिल सकते हैं। साथ ही साथ जापान एंड चाइना की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसे फिश इंडस्ट्री कहते हैं। उस फिश इंडस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट फिशेज हैं, वो साउथ चाइना सी में मिलती हैं। इस वजह से चाइना एंड जापान के बीच में आपस में किटपिट होती रहती है। अब सिक्योरिटी डायमेंशंस को भी समझ लेते हैं। फॉर द पीपल हु डोंट नो दैट जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैव बीन साइंड a defense agreement in which any attack on the Japan will considered as an attack on the United States of America. जापान इसी का फायदा उठाता है। फिफ्थ, आर्टिकल 5 ये कहता है जापान एंड यूएस का। हालांकि इसमें आगे क्या होगा ये देखने की बात है। मिलिट्री डेवलपमेंट पोस्चर एंड सिग्नल। मिलिट्री डेवलपमेंट किस तरीके से पोस्चर हो रहा है, जापान ने किस तरीके से, ये आपको ताइवान देखने को मिल रहा है, सामने ईस्ट चाइना सी है, और ये ताइवान जापान है। ये जो रीजन है कंटेस्टिंग का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको समझना पड़ेगा। जापान ने
चाइना के इन एग्रेसिव स्टेटमेंट से सीख लेते हुए वहाँ पे अपनी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स डिप्लॉय कर दी यूनागोनी आइलैंड्स पे। साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ एक्सीलरेटेड साउथ वेस्ट आइलैंड्स डिफेंस बिल्डअप इनिशिएटिव चाइना जापान ने पूरी अपना एक किलाबंदी करना स्टार्ट किया है इस एरिया की। यूएस का जो अलायंस है, यूएस की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, यूएस ने ये स्टेटमेंट्स जापान के फेवर में दी। यूएस ने ये कहा है कि हम लोग जापान के साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और साथ ही साथ ऑन द इशू ऑफ द सेंकाकू आइलैंड्स यूएस ये इंश्योर करेगा कि जापानीज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इंश्योर रहे। हालांकि सेंकाकू आइलैंड्स लीगली जापान का पार्ट है फॉर टाइम बीइंग। चाइनाज मिलिट्री पोस्चर, चाइना का जिस तरीके का अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर मिला है, यूएस ने भी बहुत ही हैवीली इसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करी है एंड जापान एंड इन सब ने रिस्पॉन्स करने की कोशिश करी है। एंड फॉर द टाइम बिंग हम लोग इस चीज़ को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से क्यों समझ रहे हैं, चाइना एंड जापान के रिलेशन, बिकॉज इंडिया, जापान, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाया है जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स कहते हैं। जिस क्वाड की ये जिम्मेदारी है कि हम लोग इंडो पैसिफिक रीजन की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जितने भी कंसर्न्स हैं, उसको ऑन द टेबल, ऑन द डिस्कशंस उसको डील कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग को चाइना एंड जापान के बीच का जो इश्यू है, उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, अगर हम लोग को एफिशिएंटली इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया को वर्क करना है। अब इसके पीछे का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपको मैं समझा देता हूँ। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ शुरू होती है बात फर्स्ट साइनो जापान वॉर। साइनो जापान वॉर जब चाइना में चिंग डायनेस्टी हुआ करती थी एंड जापान उस समय एक इंपीरियल जापान था। देन जापान ने चिंग डायनेस्टी को वीक समझते हुए फर्स्ट वॉर उसके ऊपर लॉन्च करी, जिसे साइनो जापान वॉर कहते हैं 1895 में। इस वॉर में चाइना को बहुत सारी टेरिटरी जापान को खोनी पड़ी। साथ ही साथ आगे समय बढ़ता गया, आया टाइम फ्रेम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेकेंड साइनो जापानीज वॉर हुई और इस साइनो जापानीज वॉर में भी जापान ने चाइना के मंचूरिया रीजन पे, ताइवान रीजन पे, इवन जो आज का एरिया ऑफ हान चाइनीज का एरिया है, मेनलैंड चाइना, उसको भी पूरी तरीके से कैप्चर किया। साथ ही साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चाइनीज जापानीज मिलिट्री ने बहुत ही ज़्यादा एट्रोसिटीज करी थी ऑन द चाइनीज, जिस वजह से चाइना के लोगों के अंदर एक ह्यूज एंटी जापानीज सेंटिमेंट्स अराइज किया। हालांकि आपको पता नहीं होगा, जितनी ज़्यादा एंटी सेंटिमेंट्स हमारे और पाकिस्तान के बीच में नहीं है, उससे कई ज़्यादा जापानीज से नफरत करते हैं। दे आर हेट जापान। पीआरसी फाउंड हुई 1949 में। आपको पता है चाइना में एक सिविल वॉर हुई थी बिटवीन द नेशनलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और जो नेशनलिस्ट पार्टी थी वो किस करके ताइवान में रह गई थी। इस वजह से ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला गया एंड जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड चाइना है, उसको पीआरसी ने कंट्रोल किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने कंट्रोल किया, इसलिए उसको पीआरसी कहा गया। हालांकि दुनिया वन चाइना पॉलिसीज को अपनाती है, हमारा भारत भी वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है। डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन 1972 में जापान एंड चाइना के बीच में एक फ्रेंडशिप एंड पीस ट्रीटी साइन हुई, जिस वजह से इनके बीच का एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट हुआ और इनके बीच की जो डिप्लोमेटिक टेंशन है उनको नॉर्मलाइज करा गया। साथ ही साथ हालांकि चाइना क्लेम करता था सिंकाकू आइलैंड्स को 1970 से ही, लेकिन इसको और बढ़ चढ़ के चाइना ने बोला 2010 के आसपास, जिसमें सिंकाकू डीआईओ आइलैंड की क्राइसिस को चाइना ने बढ़ावा दिया। 2023 में जब फुकुशिमा का जो पानी था, जो फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था जापान में, उसका जो वाटर था, न्यू जिसको रेडियो एक्टिव वाटर था, उसको जब पैसिफिक ओशन में जापान ने रिलीज़ करा, तो चाइना ने इस रिलीज़ को देखते ही सबसे पहले जापानीज़ सी फूड आइटम्स पे बैन लगा दिया। कि चाइना ने रीज़न ये दिया कि जो जापानीज़ वाटर से जो फिश आएँगी, वो रेडियो एक्टिव होंगी। इसका हवाला देते हुए सी फूड पे बैन लगाया। 2025 पे ये क्राइसिस बना ताइवान के लिए, जिसे हम लोग समझ रहे हैं। कैन यू डू यू अंडरस्टैंड ऑल दीज़ थिंग्स? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसी है जापान की? जापान काफ़ी समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। जापान में कोई भी गवर्नमेंट स्टेबल तरीके से जापान को रूल नहीं कर पाएगी। इस वजह से जापान की इकोनॉमी पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। हालाँकि इस बार जो गवर्नमेंट आई है, वो एक राइट विंग राइट विंग बैक्ड गवर्नमेंट है और एक बहुत ही पॉपुलर गवर्नमेंट है, जिसका आप अप्रूवल रेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं। काफ़ी लोग काफ़ी लोग जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के सपोर्ट में हैं, वहाँ पे जापान के। अप्रूवल रेटिंग में एक बूस्ट आया है, क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों को छेड़ते हैं, तो एक नेशनलिस्ट टेंडेंसी लोगों में जाग जाती है। उस वजह से इनकी अप्रूवल रेटिंग भी इंक्रीज़ हुई है। पब्लिक सेंटिमेंट्स, जापानीज़ लोग चाइनीज़ लोग को ट्रोल्स कर रहे हैं, चाइनीज़ लोग जापानीज़ लोगों को ट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इस चीज़ के? इस चीज़ को समझेंगे। यूएस ने, मैंने कि जैसे आपको बताया, रीअफ़र्म किया है कमिटमेंट फॉर द सेंकाकू आइलैंड्स। अगर जापान के ऊपर कोई भी हमला होता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी वहाँ पे प्रोटेक्शन करने के लिए जापान की है। हालाँकि यूएस की कमिटमेंट्स कितनी ज़्यादा रिलायबल होती हैं, ये तो वक़्त ही बताएगा। साथ ही साथ जो रीजनल सिक्योरिटी है, ताइवान को भी, इवन यूएस ने चाइना को वार्न किया है ताइवान पे कि अगर आप अग्रेसिव किसी तरीके से स्टेटस को, जो भी अभी स्टेटस बना है, इस स्टेटस को डिस्टर्ब करने की कोशिश करोगे, देन आपको यूएसए का सामना करना पड़ेगा। ये यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट्स हैं। मार्केट रिस्पॉन्स,
जापानीज टूरिज्म लिंक स्टॉक्स प्लान कैंसिलेशन ऑफ द चाइनीज विजिटर होना ही था, कोई इसमें अलग बात नहीं है। जापानीज ऑटोज इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर कंपनी एक्सपोज टू डिस्ट्रप्शन रिस्क जस्ट बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इशू, राइट? इन्वेस्टमेंट शिफ्ट्स accelerated efforts to diversify away from China dependence in medium term. बेसिकली जो चाइना पे हैवी डिपेंडेंस हो चुकी है दुनिया की, इसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की जा रही है, जिसे आप एक टेक्निकल एंड सोफिस्टिकेटेड टर्म्स में चाइना प्लस वन की स्ट्रेटेजी बोलते हैं। चाइना प्लस वन में बेसिकली क्या होता है, चाइना के अलावा आप एक एक और ऐसा कंट्री बनाए जो चाइना के जो बेसिकली गैप है, जो चाइना से गैप है उसको वो भर सके। इस वजह से चाहे आप उसे इंडिया को इंक्लूड कर लीजिए या फिर वियतनाम को। Analysts की कहते हैं कि जापान में भी nudge further into orbit of the US-led economic security coalition relationship, moving from cold politics hot economics towards cold politics cooler economics। ये एनालिस्ट का एसेसमेंट है। अब इस वॉच लिस्ट को समझिए। वॉच लिस्ट ये कहती है डी एस्केलेशन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब ऐसी टेंशन आ जाती हैं तो इसका सॉल्यूशन ना ही अग्रेसिव मैन्यूवर्स में होता है, ना ही किसी तरीके की अग्रेसिव स्टेटमेंट्स में आपको देखने को मिलता है। आपको टेबल पे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस करनी पड़ेंगी एंड इस इश्यूज को डी एस्केलेट करना पड़ेगा। चाइना को अपनी अग्रेसिव मैन्यूवर्स कम करनी पड़ेंगी, बंद करनी पड़ेंगी एंड जापान को ऐसी स्टेटमेंट देने से कुछ समय के लिए बचना पड़ेगा। मैनेज कॉम्पिटिशन, ये जो पेट्रोलिंग का जो कंपटीशन हो गया है, कंटिन्यूड पेट्रोल्स एंड सार पेट्रोल परसिस्ट बट इकोनॉमिक फ्रिक्शन रिमेन्स कंटेन टू सिंबॉलिक सेक्टर। डिप्लोमेट्स मेंटेन कम्युनिकेशन चैनल व्हाइल बोथ साइड होल्ड फर्म ऑन कोर पोजीशन। डिप्लोमेट्स थोड़ी बातचीत जरूर कर रहे हैं बट आपस में जो इनकी कोर पोजीशन है उसमें से कोई भी डिबेट नहीं हो रहा है। इससे ये रिस्क आ जाता है कि जापान एंड चाइना के बीच में एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की एक पॉसिबिलिटी अराइज होती है, जिस पॉसिबिलिटी की वजह से दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइसिस आएगा। फर्दर यूएन एक्सचेंजेस एंड डिप्लोमेटिक पोजीशन, आप इन सब चीज़ों को समझ सकते हैं। जापान एंड चाइना के बीच में ये जो इशू है, दो तीन चीज़ें जो इंपॉर्टेंटली आपको समझनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि चाइना जिस चीज़ों का हवाला दे रहा है, चाइना दुनिया से ये एक्सपेक्ट करता है कि दुनिया वन चाइना पॉलिसी को अपनाए, बट चाइना इटसेल्फ डजंट फॉलो वन इंडिया पॉलिसी। अगर इंडिया चाइना को ये कहे कि आप वन इंडिया पॉलिसी को मानते हैं, चाइना नहीं मानता। लेकिन हालांकि इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को अपनाता है। साथ ही साथ चाइना उन्हीं यूएन लॉज की रिस्पेक्ट करता है जिसे वो अपनी तरीके से यूज कर सके, जिन्हें चाइना यूज नहीं कर सकता। उन यूएन लॉज की चाइना की नज़र में कोई रिक्वेस्ट नहीं है। जो 9-लाइन है चाइना का, वो क्लियर वायलेशन है यूएन लॉज ऑन अ कन्वेंशन ऑफ द सीज। सो जिसमें यूएन ये कहता है कि आपके 22 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहाँ की आप जो भी चीज़ें हैं, आप रिसोर्सेज को आपका अधिकार है, लेकिन आप पूरी सी को क्लेम नहीं कर सकते। अकॉर्डिंगली इस लॉजिक का यूज करके इंडिया इंडियन ओशन को क्लेम कर लिया। अगर इस रीजन पे ही आप जाना चाहते हैं तो इंडिया इंडियन ओशन को क्लेम कर ले। ऐसे तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट these types of aggressive posture do not makes any conclusive result. This will create only confrontation. And आई थिंक आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो देन लेट मी नो फॉर श्योर। जय हिंद, जय भारत।